Audio Jungle. So now students, today I am going to start UP TGT Science 2001 क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, देखिए बाकी वीडियो हम डाल चुके हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब तो देखिए 60 क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सा कथन बोहर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है, तो ये भी बोहर ने बताया था। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्बिट है उसकी जितनी भी ऊर्जा है वो फिक्स है, ना उसमें कम होगा ना ज़्यादा होगा। नाभिक के समीप की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाती है, ये भी सही है। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और वेग को एक साथ, ठीक है, एक साथ नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हाइजेनबर्ग का नहीं, ये जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, यही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है अल्फा किरणें होती हैं, तो देखिए अल्फा किरणों पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा किरणें क्या होती हैं, धनावेशित होती हैं, चूंकि ये, ठीक है, ऋणावेश की ओर जाती हैं, तो इसका मतलब है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। 62 में क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 20 घंटे, ठीक है, 60 घंटे बाद उस समस्थानिक का शेष अंश होगा। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है n बराबर n0 1/2 की पावर n, ठीक है, और n बराबर होता है t अपॉन टी हाफ, यानी अर्धायु। अब देखिए t कितना है, 20 घंटे है, वो अर्धायु 20 है, ठीक है, अर्धायु का मतलब है टी हाफ, ठीक है। तो t दिया है 60 घंटे और अर्धायु दी है 20, तो ये आ गया 3। तो देखिए n बराबर क्या हो गया, n0 और 1/2 की पावर 3। तो 1/2 की पावर जब अपन 3 करेंगे, इसकी पावर 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा n0 अपॉन 8, ठीक है। तो कितना रह जाएगा, 1/8 रह जाएगा ये, ठीक है। समस्थानिक का शेष अंश होगा n0/8, प्रारंभ में जितना था उसका 1/8 हो जाएगा। अधिकतम प्राचीन भौगोलिक निर्माण की आयु निर्धारित होती है, तो ये यूरेनियम लेड विधि द्वारा जो है इसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अधिकतम प्राचीन भौगोलिक निर्माण की आयु निर्धारित होती है यूरेनियम लेड विधि के द्वारा उसको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। के अणु में केंद्रीय परमाणु से संयोजक बंध बनाने के लिए sp2 संकर ऑर्बिटल प्रयोग करता है। तो देखिए He2 है लिखा है, ये He2 है, तो He2 में कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर बात देखिए दूसरा SO2 का चेक करते हैं, तो सल्फर की आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। तो S और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 2-2 का साझा होगा। अब यहाँ पे 4 बचेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और सल्फर में लोन पेयर कितने, 1 लोन पेयर बचेगा, 2 बचे, ठीक है, ये हमारा लोन पेयर है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड, तो देखिए एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, 2 सिग्मा होगा, 1 लोन पेयर, तो 3 हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। तो जब 3 बॉन्ड होंगे तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितना होगा, sp2। अगर लोन पेयर ना हो तो जितने सिग्मा होते, अगर इसमें लोन पेयर नहीं होता तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरीके से, बाकी इसी तरीके से, ठीक है, और में भी निकाला जा सकता है। चलिए अब इसके बाद जो है 65, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 65 में क्या कह रहा है कि जटिल आयन CONH3 का होल 6 sp3d² संकरण बनता है, अतः आयन में होनी चाहिए। तो देखिए इसमें 6 लिगेंड है, ठीक है, इसमें कितने लिगेंड हैं, 65 में जो है
ठीक है, सेंट्रल मेटल से सीधे जुड़े, सेंट्रल मेटल से जो आयन डायरेक्टली जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं लीगेंड। तो इसमें 6 लीगेंड हैं। कितने लीगेंड हैं? 6 लीगेंड है, इसलिए इसकी जो संरचना है वो अष्टफल की होगी। ठीक है, 6 जब भी होंगे लीगेंड तो अष्टफल की संरचना होगी। sp3d² संकरण द्वारा प्राप्त होने वाले अणु में बंद कोण होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। कितने का कोण होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसमें लोन पेयर होता, अगर लोन पेयर होता तो रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल उसमें फिर चेंज हो जाता है। तो sp3d² संकरण द्वारा होने वाले अणु में बंद कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, याद रखिए उसको। The molecule which has the largest dipole moment amongst the following is, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, किसमें होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट में जैसे देखिए ये CH4 है तो ये एक जैसे दिख रहे, Cl4 है ये भी एक जैसे दिख रहे। ठीक है, अब यहाँ पर है CH Cl3 और CHI3। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर होगा CHCl3। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ठीक है, तो C से देखिए 3 Cl जुड़े हैं, ये Cl जुड़े, ये Cl जुड़े और ये इधर H जुड़ा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ डाइपोल मोमेंट खिसकता है। तो देखिए ये इधर है, ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इधर की तरफ जाएगा और ये भी इधर की तरफ आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी या Cl के ऊपर डिपेंड करता है, तो तीनों एक ही साइड जा रहे हैं। तो इसलिए CHCl3 का जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, वो इन सब में इसका ज्यादा होगा। CHI3 का इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी भी एक जैसी है, क्योंकि I का आकार जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका आकार जो है बढ़ जाएगा और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर ग्रुप में हम नीचे जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इस ग्रुप में। ठीक है, तो आई जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा Cl से, तो इसलिए CHCl3 का डाइपोल मोमेंट जो है इन सब में सबसे ज्यादा होगा। The compound obtained by the reduction of propione aldehyde by amalgamative zinc and concentrated HCl is, तो देखिए प्रोपेनॉल का ये फॉर्मूला है, प्रोपेन एल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपेनियो एल्डिहाइड ये। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं, इसका IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेनल। ठीक है, तो जब इसकी इससे अभिक्रिया कराई जाती है तो ये एल्केन बना देता है। क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया का नाम होता है क्लीमेंसन अपचयन। ये क्या है हमारा, क्लीमेंसन अपचयन। ये रिएक्शन जो है वो क्लीमेंसन अपचयन है, ये अमलगमित होती है। ठीक है, तो ये क्लीमेंसन अपचयन के नाम से इस रिएक्शन को हम जानते हैं। ठीक है, चूंकि रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये CH3 हो गया और H2O निकल गया। तो इसमें बना क्या हमारा, प्रोपेन बना है, तो इसका ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 69 में क्या देखिए, यह पॉलीमर प्राप्त होता है जब एक कार्बन यौगिक को रखा जाता है, यह एक सफेद ठोस है, पॉलीमर है। ठीक है, तो देखिए ये जो बना हुआ है, ये लिखा है, ये जो फिगर बनी है, यह पॉलीमर प्राप्त होता है जब एक कार्बन यौगिक को रखा जाता है, पॉलीमर है। तो पॉलीमर एक्चुअल में ट्राईऑक्सेन है, इसका जो ऊपर बना है इसका नाम है ट्राईऑक्सेन। ये ट्राईऑक्सेन है इसका नाम। ठीक है,
और अगर इसका मोनोमर पूछता, अगर इसका मोनोमर पूछता, ठीक है, इसका अगर मोनोमर पूछता तो मोनोमर इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका मोनोमर जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। यहाँ उसका हमें काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केवल ये बताना है कि ये जो सफेद ठोस है पॉलीमर है, इसका नाम बताना है कि क्या है, तो ये ट्राईऑक्सीन है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 70 निम्न में से कौन पिक्रिक अम्ल है, ठीक है। तो जो पिक्रिक अम्ल है इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। क्योंकि जहां से ये OH है वहां से हम गिनेंगे, तो कहीं से भी आप गिन लो, ठीक है। इधर से गिनोगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसी को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। निम्न में से कौन सा एमीन नाइट्रोजन बनाने के लिए नाइट्रस अम्ल से क्रिया नहीं करता है? तो जो टर्सरी एमीन होता है या तृतीयक एमीन होता है, ये जो तृतीयक एमीन होता है, ये एमीन नाइट्रोजन बनाने के लिए नाइट्रस अम्ल से क्रिया नहीं करता। प्राथमिक द्वितीयक दोनों करते हैं, ठीक है, लेकिन टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन नहीं करता है। फिर देखिए 72 में क्या है, निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सबसे बाहरी कक्ष में एकलकी धातुओं की विशेष अल्कली, अल्कली मतलब होता है क्षार धातुएं, अल्कली या अल्काली, ठीक है, ये कहलाती है क्षार, ठीक है। तो जो क्षार धातुएं हैं उनके लास्ट में s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी s ऑर्बिटल में, ठीक है, n-1, ठीक है, s² p6। जैसे मान लीजिए हम ये लिखें 3s², 3p6, फिर इसके बाद आएगा कितना 4s1, ठीक है। तो ये n-1 है और ये n है, ठीक है, क्योंकि n-1 n से एक कम होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ये डी वाला नहीं आएगा, जैसे ये वाला है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा सेकंड वाला, ठीक है। ns² p1 ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें लास्ट में s चाहिए। तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए 1 लिखा है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ डी आ गया। जब डी आ गया तो इसका मतलब है एस ब्लॉक में ना होकर के डी ब्लॉक में चला जाएगा, क्योंकि n-1 डी। तो 71 और 72। अब 73 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन क्षार धातुओं के लिए असत्य है, ठीक है। ये हमें देखना, तो देखिए लिथियम प्रबलतम अपचायक है, ये भी सही है, ठीक है। फिर है Na उभयधर्मी प्रकृति का है, तो ये गलत है, क्योंकि Na क्या होता है, Na की प्रकृति क्षारीय होती है, बेसिक होता है, Na बेसिक प्रकृति का होता है, तो इसलिए यही इसका जो है रॉन्ग हो जाएगा। बाकी Li+ अत्यधिक छोटा होता है, ये भी सही है। सभी क्षार धातु में द्रव अमोनिया में नीला विलयन देती हैं, तो सभी क्षार धातु में देती हैं, अगर द्रव अमोनिया में नीला विलयन देती हैं। 74 कह रहे दो वेक्टर ए और बी, ठीक है, एक ही तल में है, एक अन्य वेक्टर सी इस तल के बाहर, इन तीनों वेक्टरों का परिणामी, ठीक है, इनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। ए और बी एक तल में है और सी जो है वो तल के बाहर है, तो इनका कभी भी शून्य नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। समान परिणाम के दो वेक्टरों का परिणामी इनमें एक के बराबर है, तब वेक्टरों के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमें फाइंड करना है। तो दो परिमाण समान
परिमाण के, परिमाप नहीं, समान परिमाण के दो वेक्टरों का परिणामी, यानी समान मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर। तो देखिए वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, परिणामी इनमें से एक के बराबर है। अब इसका जो आर है, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू या तो ए के होगा या बी के होगा, ठीक है, ये दिया गया है। तो वेक्टरों के बीच का हमें कोण फाइंड करना है। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस अब ये हमें पता है पहले से, ठीक है, कि अब ए और बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, बी की जगह भी ए लिख दोगे आप, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और कॉस थीटा। तो अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए आर भी या तो ए के बराबर है या बी के बराबर है। तो अगर इसको हम बी के बराबर मान लें, आर को भी हम बी के ए के बराबर मान लें, चलिए आर को हम ए के बराबर मान लें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां से 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया था, ठीक है। तो अब देखिए ये ए स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 1 माइनस 1/, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अच्छा अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस थीटा 1 माइनस 1/2, कहीं गलत हुआ है, चलो सही है। अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2, तो हाँ ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा आएगा, अब सही है, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, वो -1/2 जो है वो 120 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ट्रांसफर, इसका पक्षांतर इधर हमने लिख दिया लेकिन उसका साइन नहीं चेंज किया, तो 120 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखिए 76 में क्या है, एक कण का प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पर है तथा इसका त्वरण f at द्वारा प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से सही संबंध कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आंसर से इसको अगर हम सॉल्व करें, एक कण का प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पर है, ठीक है, तथा इसका त्वरण f at द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी देखिए b बराबर क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है u प्लस at, इतना होता है, ठीक है। अच्छा अब उसने क्या कहा कि अगर इसके हम त्वरण को f को at के द्वारा, ठीक है, यानी u प्लस एफ टी लिख दीजिए यहाँ पे, इनने एक्सीलरेशन को क्या माना, यानी b बराबर ये हो जाएगा, b बराबर u प्लस एफ टी। अब f की वैल्यू उठा के रख दीजिए, ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी है, at,
एफ की वैल्यू है 80 इंटू टी, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा यू प्लस ए टी स्क्वायर। चलिए ये हो गया, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये सही नहीं है, कौन सा यौगिक प्रकाशीय समावयवी है। ठीक है, कौन सा यौगिक प्रकाशीय समावयवी है। ठीक है, तो प्रकाशीय समावयवी में एक्चुअल में डबल बॉन्ड वाले में तो प्रकाशीय समावयवी होता नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले में अगर देखें तो चूंकि इसमें क्रेल सेंटर नहीं है, देखिए यहाँ पर ये दोनों CH3, जब C से जुड़े चारों एटम अगर डिफरेंट हो, C से जुड़े, ठीक है, चारों अगर एटम जुड़े डिफरेंट हो तब उसमें क्रेल सेंटर होता है, तो इसलिए इन दोनों में कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही जो है रॉन्ग है, उसमें भी लिखा था। ठीक है, अब ये कह रहा है एक एल्कीन के निर्माण के लिए संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण का सांद्र जलीय विलयन किस विधि में उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अच्छा चलिए तो इधर देखते हैं, पहले 78 का आंसर देखते हैं। कह रही एल्केन बनाना है हमें संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये ले लिया RCOO, ये पोटेशियम लवण हो गया। ठीक है, प्लस H2O, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, सांद्र जलीय विलयन। ठीक है, इससे हमें प्रयुक्त किया जाता है किसमें, तो जब इसका हम वैद्युत अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वैद्युत अपघटन जब इसका होता है। ठीक है, तो ये हमें RR बनता है, क्या बनता है, RR। ये कोल्बे रिएक्शन है, कौन सी है, ये कोल्बे अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये कोल्बे अभिक्रिया है, जब सांद्र जलीय विलयन, ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है या विद्युत अपघटन किया जाता है तो ये चीज हमारी बनती है। फिर ये कह रहे कार्बन कार्बन द्विआवन पर इलेक्ट्रोफिलिक योग में एक मध्यवर्ती, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है में एक मध्यवर्ती अत्यधिक स्थायी कार्बोधानायन बनता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सेटजेफ रूल है। ठीक है, ये जो है कार्बन कार्बन द्विआवन पर, तो जब हम किसी, ठीक है, ये एल के आपका दिया गया है 2 ब्रोमो, ठीक है, ब्यूटेन, जब इसकी हम QS से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या बनता है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेन प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मेन प्रोडक्ट वो होता है एक्चुअल में जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हों, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ। तो देखिए डबल बॉन्ड के से जो कार्बन जुड़ा है उसके दोनों तरफ ये 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, एक मिथाइल ग्रुप है और एक एथाइल ग्रुप है। जबकि इस वाले प्रोडक्ट में आप देखो डबल बॉन्ड की इधर, ठीक है, केवल एक ही ये जुड़ा हुआ है, केवल एक ही ग्रुप है। ठीक है, उस साइड नहीं, उस साइड CH2 है, इधर देखिए ये। ठीक है, तो इसमें चूंकि 2 अल्काइल ग्रुप है इसलिए मेन प्रोडक्ट है, तो सेटजेफ ने केवल यही चीज जो है बताई थी। ठीक है, ये चीज किसने बताई थी, सेटजेफ ने बताई थी, ये सेटजेफ का नियम था। पहले एथिल अल्कोहल औद्योगिक रूप से एथाइलिन से किसके द्वारा बनता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल H2SO4 में अवशोषण एवं फिर जल अपघटन द्वारा ये बनता है। H2SO4 में अवशोषण होता है, औद्योगिक रूप से बताने के लिए एथाइलिन का जब हम H2SO4 में, यानी एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इसका हम H2SO4 के साथ करा देते और फिर उसका जल अपघटन करा देते हैं, तो हमें क्या बन जाता है,
एथिल अल्कोहल बन जाता है, CH2OH मिल जाता है इसमें, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होने पर। ठीक है, एक और आ जाएगा CH3 आएगा, 2 है ना, CH3 CH2OH, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या था, डाइमर ऑफ द मेथिनॉल हैज द स्ट्रक्चर, मेथिनॉल का जो डाइमर है, ठीक है, यानी मेथिनॉल के 2 मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े होंगे। मेथिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, ये हमारा मेथिनॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब देखिए इसको इस तरीके से लिख दिया इनने, CH3 फिर O और इधर H जोड़ दिया, ठीक है। जो इस वाले ऑक्सीजन से क्या जोड़ेगा, हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़ देंगे, HOCH3, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और किसी में नहीं बन रहा। देखिए यहाँ पे O को ज्वाइन किया गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बनेगा। फिर इधर देखिए पीछे की तरफ है, ये OH कहाँ लिख दी गया, पीछे की तरफ लिख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 बन रहे हैं, इसमें एक ये बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये पहला वाला भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि O से H और यहाँ भी देखिए O से, ठीक है, वो सॉरी O से H, ठीक है, और इधर O से ये H, ठीक है, O से H और ये O से H और फिर H से ये O, तो इस तरीके से है। तो ये 4th वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा देखने से, देखिए कहीं भी, क्योंकि CH3 से CH3 को अटैच किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नहीं होंगे, ये 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व इन ड्राई बेंजीन इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम, ठीक है। ये एल्कोहल में होता है, क्या होता है, ठीक है, ये एक तो हम जब सोडा निष्कर्ष बनाते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व इन ड्राई बेंजीन इवॉल्व्स हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम, ठीक है। तो सोडियम के साथ जब उसको गर्म किया जाता है तो उससे क्या होता है, ठीक है, एक गैस निकलती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो डिजोल्व करते हैं हम, वो कौन है, एल्कोहल है, ठीक है। 83 में क्या है, देखिए कंपाउंड विच गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन इज, ठीक है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है इसके। तो एक्चुअल में क्या है, जो कार्बोनियम आयन है डिहाइड्रेशन पर मिलता है वो टर्सरी होता है, क्या होता है, टर्सरी। तो जो टर्सरी होता है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होती है, मोस्ट स्टेबल होता है टर्सरी, कार्बोकैटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, और किसी में टर्सरी नहीं बन रहा है, ठीक है। श्रृंखला जेड में की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ये जेड में इसमें बनाना है, ये एक्चुअल में क्या बना, CH2 HBr, ठीक है। तो इधर CH3 बन जाएगा। फिर जब उसकी जली केवल से कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा, CH3 बन जाएगा। और जब उसकी Na2CO3 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, CHI3। आइडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो CHI3 होता है, ठीक है। आइडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो CHI3 होता है, ठीक है। तो ये वाला इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके बनाते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो देखिए HC डबल बॉन्ड O H, अब ये क्रिया करेगा किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन को हम अगर इस तरीके से लिख दें H2NOH, ये इस तरीके से अगर हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है,
C डबल बॉन्ड। चलिए तो इसमें क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ठीक है, और NOH, इतना ही बन जाएगा NOH। और इसमें क्या होगा, H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा, H2O क्या है, बाहर निकल जाएगा, तो 2 H बची, तो C से ये दोनों H हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट को नाम देते हैं एल्डोक्सिम, ठीक है, एल्डोक्साइम, क्योंकि एल्डो का मतलब है एल्डिहाइड, ठीक है, और ये जो है हमारा ऑक्सिम है, ठीक है। अब तो इसमें इसका ये आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। तो ये 2001 में स्टूडेंट 85 क्वेश्चन ही आते थे, तो यहाँ पर ये आपका खत्म होगा। ओके, थैंक यू।